राम राम साथियों, स्वागत बा आप सबके ज्ञान सारथी पर, जहां पढ़ाई सिर्फ याद नहीं कराई जाती, समझाई जाती है। आज हम आपको ले चल रहे हैं बिहार की उस विरासत की यात्रा पर जिसकी मिट्टी में इतिहास है, संस्कृति है और हाँ, परीक्षा का सवाल भी। जी, आज हम बिहार के सामान्य ज्ञान का एक ऐसा निचोड़ देखेंगे जो बीपीएससी और दूसरी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी तथ्य से। बताइए। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये तारीख याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, 22 मार्च ही क्यों? क्योंकि इसी दिन 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक विधिवत प्रांत बना था। तो आइए सबसे पहले बिहार का यही सामान्य परिचय, इसका नामकरण, गठन और इसके प्रतीकों को समझते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, गठन की कहानी 3 चरणों में है। पहला तो हमने जान लिया 22 मार्च 1912 जब बिहार बंगाल से अलग हुआ। और इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। और फिर तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव हुआ झारखंड का अलग होना। जी, 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो दक्षिणी खनिज संपन्न हिस्सा था वो झारखंड नाम का एक नया राज्य बन गया। ये तो हुई गठन की बात, पर ये बिहार नाम कहाँ से आया? बिहार शब्द असल में विहार से बना है, जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। अच्छा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, यहाँ अनगिनत विहार थे और इसका जिक्र प्राचीन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी मिलता है। अब जरा बिहार के राजकीय प्रतीकों की बात कर लेते हैं। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, तो राजकीय पशु है बैल यानी गौर। और पक्षी? पक्षी है गौरैया मतलब स्पैरो। राजकीय पुष्प गेंदा है और वृक्ष है पीपल। चलिए, अब जरा ध्यान देते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बिहार की प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगृह, जिसे बाद में पाटलिपुत्र बनाया गया, और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और पटना नाम? पटना को दोबारा राजधानी बनाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। और राजकीय चिन्ह? राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, जिसके दोनों तरफ 2 स्वास्तिक बने हुए हैं। चलिए, अब बिहार के भौगोलिक और प्रशासनिक संरचना की ओर बढ़ते हैं। जरूर। सबसे पहले इसकी चौहद्दी मतलब सीमाएं देख लेते हैं। ठीक है। उत्तर में नेपाल देश है, जिससे 7 जिले लगते हैं। दक्षिण में? दक्षिण में झारखंड है, जिससे 8 जिलों की सीमा लगती है। और पूरा पश्चिम? पूरब में पश्चिम बंगाल है 3 जिलों के साथ, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 8 जिलों के साथ। तो मतलब बिहार एक भू-आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड राज्य है जो भारत के पूर्वी भाग में है। सही कहा। अब इसके प्रशासनिक ढांचे को देखें तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले, 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड। और इसका फैलाव कितना है? मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम? उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम ज्यादा चौड़ा लगता है नक्शे पर। हाँ, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत हुआ? ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 12वां या 13वां राज्य है आंकड़ों के अनुसार। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? वो है अरवल, जो जहानाबाद से अलग होकर बना। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला? पश्चिमी चंपारण। अब समझते हैं बिहार का भौतिक विभाजन, मतलब यहाँ के पर्वत, मैदान और पठार कैसे दिखते हैं। देखिए, बिहार को हम मुख्य रूप से 3 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, उत्तर में शिवालिक श्रेणी। ये हिमालय का ही हिस्सा है जो पश्चिमी चंपारण में मिलता है। इसमें रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी आती है। और दूसरा हिस्सा तो यहाँ का मैदानी होगा? जी, गंगा का मैदान। ये राज्य का लगभग 96% हिस्सा है और ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। मैंने सुना है कि इसकी ढाल बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ बाढ़ बहुत आती हैं। बिल्कुल, इसकी ढाल प्रति किलोमीटर सिर्फ 6 सेंटीमीटर है, इसीलिए नदियां फैल जाती हैं और बाढ़ का कारण बनती हैं। और तीसरा हिस्सा? तीसरा है दक्षिणी संकीर्ण पठार। ये असल में छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है, जो कैमूर और रोहतास जैसे जिलों में फैला है। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सोमेश्वर किला, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। ये पश्चिमी चंपारण में है। और ये ताल क्षेत्र क्या है? ये पटना से लखीसराय तक फैला एक निचला इलाका है जो दलहन की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए, अब बिहार की जलवायु और मिट्टी के प्रकारों को जानते हैं। बिहार की जलवायु को हम संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी कह सकते हैं। और वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से इसे CWG और AW प्रकार में बांटा जाता है।
CWG मतलब शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। पटना में गर्मियों में जो बारिश होती है उसे कुछ खास कहते हैं? जी, उसे काल बैसाखी या नॉरवेस्टर कहते हैं। अब मिट्टी की बात करते हैं। कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है यहाँ? मुख्य रूप से 3 तरह के। नेपाल सीमा पर तराई मिट्टी, जो थोड़ी दलदली होती है, और बीच के मैदानों में वहाँ जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये भी 2 तरह की है, खादर यानी नई जलोढ़ और बांगर यानी पुरानी जलोढ़। और पठारी भाग में वहाँ बलथर मिट्टी मिलती है। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? किशनगंज में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। और सबसे गर्म और ठंडा जिला? वो गया है। गर्मियों में सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा। एक और मिट्टी का नाम मैंने सुना है, कैलकैरियस केवाल मिट्टी। ये क्या है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है। ये अपनी जल सोखने की बेहतरीन क्षमता के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं बिहार की जीवन रेखा, यहाँ के अपवाह तंत्र यानी नदियों की। बिहार की सबसे मुख्य नदी तो गंगा ही है। ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है? गंगा बक्सर के पास चौसा से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा में उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से नदियां मिलती हैं। इनमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। जो उत्तरी नदियां हैं जैसे गंडक, बागमती, कोसी, वो हिमालय से निकलती हैं, इसलिए सदाबहार हैं। उनमें साल भर पानी रहता है। और कोसी नदी तो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। जी, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और दक्षिणी नदियां? दक्षिणी नदियां पठार से निकलती हैं, इसलिए वो मौसमी होती हैं। इनमें सोन, पुनपुन और फल्गु प्रमुख हैं। फल्गु को अंतसलीला भी कहते हैं क्योंकि ये सतह के नीचे बहती हैं। त्रिवेणी नहर के बारे में भी बताएं। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है और इससे पश्चिमी चंपारण में सिंचाई होती है। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? वो सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। और फल्गु नदी का क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इसी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहीं पर पितृपक्ष में पिंडदान भी होता है। जी बिल्कुल। नदियों के बाद अब बिहार के वनों और वन्य जीवों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। बिहार में सबसे प्रमुख स्थल है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी चंपारण में है और ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा और कौन से प्रमुख अभयारण्य है? बेगूसराय में कांवर झील पक्षी विहार है और भागलपुर के पास विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। कांवर झील को तो कोई अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी मिला है? जी बिल्कुल। बेगूसराय की कांवर झील बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक भी है। वाह! और जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य भी काफी प्रसिद्ध हैं। हाँ, और जलप्रपातों की बात करें तो नवादा का ककोलत और सासाराम का धुआं कुंड और मांजर कुंड प्रमुख हैं। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। और कांवर झील के बारे में सबसे जरूरी बात यही कि ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। अब एक नजर बिहार के कृषि परिदृश्य और उन खास उत्पादों पर जिन्हें जीआई टैग मिला है। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं और मक्का। सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? धान। लेकिन अगर नकदी फसलों की बात करें तो उत्तर पश्चिम में गन्ना और पूरब में पूर्णिया किशनगंज क्षेत्र में जूट की खेती होती है। और जीआई टैग वाले उत्पाद, ये तो बिहार की शान है। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले है मिथिला मखाना। भारत का लगभग 90% मखाना यहीं होता है। और मुजफ्फरपुर की शाही लीची तो दुनिया भर में मशहूर है। जी। साथ ही भागलपुर का जरदालू आम और कतरनी चावल और मगध का मगही पान भी इसमें शामिल हैं। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। मक्का का घर किसे कहते हैं? बेगूसराय को। और धान का कटोरा? ये रोहतास को कहते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। और बिहार की कितनी आबादी कृषि पर निर्भर है? लगभग 70% आबादी। कृषि के बाद अब बिहार की खनिज संपदा और उद्योगों की बात करते हैं। झारखंड अलग होने के बाद यहाँ क्या बचा है? देखिए, ज्यादातर खनिज तो झारखंड में चले गए, लेकिन पाइराइट एक ऐसा खनिज है जिसमें बिहार का एकाधिकार है। ये कहाँ मिलता है? रोहतास के अमझौर में। हाँ। भारत का 95% पाइराइट यहीं से मिलता है। और सोने के भंडार की भी बात चल रही है। हाँ, जमुई के करमटिया क्षेत्र में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के संकेत मिले हैं, लगभग 44%। अगर ये सच होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और उद्योग?
ऊर्जा के क्षेत्र में बाढ़, कांटी और बरूनी में थर्मल पावर प्लांट है। औरंगाबाद का नवीनगर प्लांट भी नया है। बरौनी तो तेल रिफाइनरी के लिए भी जाना जाता है। जी, बरौनी में तेल रिफाइनरी और खाद का कारखाना है। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? ये गया जिले में मिले हैं। और सीमेंट उद्योग का आधार क्या है? इसका आधार है चूना पत्थर, जो कैमूर की पहाड़ियों में भरपूर मात्रा में मिलता है। अब बात होगी बिहार की आधारभूत संरचना यानी परिवहन और संचार व्यवस्था की। सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद। जी। रेलवे की बात करें तो हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR का मुख्यालय। यहाँ के कुछ प्रमुख पुलों के नाम बताएं। गांधी सेतु, JP सेतु, कोइलवर पुल और मुंगेर का रेल सह सड़क पुल बहुत महत्वपूर्ण है। और हवाई अड्डे? पटना, दरभंगा और गया। गया का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय है। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। क्या बिहार से कोई राष्ट्रीय जलमार्ग भी गुजरता है? हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी पर हल्दिया से प्रयागराज तक है, वो बिहार से होके ही जाता है। और GT रोड का ऐतिहासिक निर्माण? जी, जिसे सड़क के आजम भी कहते थे, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब बिहार की आबादी और सामाजिक संरचना को आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.40 करोड़ थी। और जनसंख्या घनत्व? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। हाल ही में जो जातिगत गणना हुई है उसके आंकड़े क्या कहते हैं? 2023 की गणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी अब लगभग 13.07 करोड़ है। और इसमें सबसे बड़ा समूह कौन सा है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, जो कुल आबादी का 36% से ज्यादा है। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 918, और सबसे ज्यादा गोपालगंज में था 1021। और साक्षरता दर? कुल साक्षरता 61.8% थी। इसमें रोहतास में सबसे ज्यादा और पूर्णिया में सबसे कम थी। चलिए अब समय में पीछे चलते हैं और बिहार के गौरवशाली प्राचीन इतिहास को जानते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास बिहार के जिक्र के बिना अधूरा है। 16 महाजनपदों में से 3 मगध, अंग और वज्जी यहीं पर थे। और वैशाली तो दुनिया का पहला गणतंत्र था। जी, फिर मौर्य साम्राज्य आया। चंद्रगुप्त और अशोक ने पाटलिपुत्र से पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। और शिक्षा के क्षेत्र में तो बिहार का कोई सानी नहीं था। बिल्कुल, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की और विक्रमशिला की धर्मपाल ने। ये उस समय के वैश्विक शिक्षा केंद्र थे। ये जैन और बौद्ध धर्म की भी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। जी, जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म वैशाली में हुआ और महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। और पटना का मुगलकालीन नाम क्या था? अजीमाबाद। ये औरंगजेब के पोते के नाम पर रखा गया था। प्राचीन काल के बाद अब मध्यकालीन बिहार पर नजर डालते हैं, विशेषकर शेरशाह सूरी के युग पर। शेरशाह सूरी का उदय बिहार के इतिहास की एक असाधारण घटना है। वो सासाराम के एक जागीरदार से दिल्ली के सुल्तान बने। जी, उन्होंने चौसा और कन्नौज की युद्ध में हुमायूं को हराया और दिल्ली की गद्दी पर बैठे। लेकिन उन्हें उनकी प्रशासनिक सुधारों के लिए ज्यादा याद किया जाता है। बिल्कुल, उन्होंने रुपया मुद्रा चलाई, किसानों के लिए कबूलियत और पट्टा प्रथा शुरू की और GT रोड बनवाया। सासाराम में उनका मकबरा भी स्थापत्य का एक बेहतरीन नमूना है। जी, वो अष्टकोणीय मकबरा अफगान स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? उनके बेहतरीन प्रशासनिक सुधारों के कारण, जिन्हें बाद में अकबर ने भी अपनाया। और मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहते हैं? कर्नाट वंश के शासनकाल को। अब आते हैं आधुनिक इतिहास पर, जब बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के थे वो। जी, और उन्होंने इस उम्र में भी अंग्रेजों को कई युद्धों में हराया। और फिर आता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ये नील की खेती की तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, जो भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक बना। भारत छोड़ो आंदोलन में पटना सचिवालय गोलीकांड का भी जिक्र आता है। जी, 1942 में
जिसमें 7 छात्र शहीद हुए थे। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान के अनुरोध पर। और बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु, जो 1874 में शुरू हुआ। अंत में बिहार की समृद्ध कला, संस्कृति और पर्यटन पर एक दृष्टि डालते हैं। कला की बात करें तो सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग का नाम आता है। और इसके अलावा भागलपुर क्षेत्र की मंजूषा कला और पटना कलम चित्रकारी भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और पर्व त्योहारों में तो छठ पूजा बिहार की पहचान है। जी, ये प्रकृति और सूर्योपासना का पर्व है और अब ये एक वैश्विक पर्व बन चुका है। यहाँ के पर्यटन सर्किट भी काफी मशहूर हो रहे हैं। हाँ, बौद्ध सर्किट जिसमें राजगीर और बोधगया आते हैं, रामायण सर्किट जिसमें सीतामढ़ी है और सूफी सर्किट जिसमें मनेर शरीफ है। अब जरा ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों पर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ये सोनपुर में लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार का अतीत गौरवशाली है और भविष्य उज्जवल। बिल्कुल। तो साथियों, ये थी बिहार की एक संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित यात्रा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरा सी भी काम की लगी हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नाम नहीं, काम बोलता है।